नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। अपन ने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा उसे मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। हमने दो प्रकार की संधियां पढ़ी थी, सहायक संधियां और अधीनस्थ संधियां। मैंने कहा था कि सहायक संधियां वह संधियां हैं जिसमें रियासत अपने राजनीतिक और आर्थिक मामले खुद देखती है, और अधीनस्थ संधियां वह संधियां हैं जिसमें रियासत अपने राजनीतिक और आर्थिक मामले अंग्रेजों के द्वारा संभलवाती है। मैंने कहा था सहायक संधियां 1803 में हुई थी, और सहायक संधियां करने वाली दो रियासतें भरतपुर और अलवर। भरतपुर की तरफ से संधि की थी रणजीत सिंह ने, और अलवर की तरफ से संधि की थी बख्तावर सिंह ने। फिर मैंने आपको बताया था कि 1803 में दो रियासतें जयपुर और जोधपुर ने भी सहायक संधियां की थी। जयपुर ने 12 दिसंबर को, जोधपुर ने 22 दिसंबर को, लेकिन इन संधियों को निरस्त कर दिया गया था। भरतपुर ने 2 बार संधि की थी। मैंने कहा था इन संधियों के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और उसका प्रतिनिधि लॉर्ड लेक था। फिर मैंने आपको बताया था कि 1818 में दो रियासतों ने, 1817 में दो रियासतों ने अधीनस्थ संधियां की थी। एक का नाम था करौली और एक का नाम था कोटा। कोटा की तरफ से संधि की थी उमेद सिंह ने, करौली की तरफ से हरबख्शपाल ने। मैंने आपको बताया था कि 1818 में बाकी बचे राजस्थान संधियां कर लेता है। 1823 में सिरोही रियासत संधि करती है, जो राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी संधि करने वाली। इन संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड होस्टिंग था, उसका प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ था, और वागड़ रियासतों के लिए उसका प्रतिनिधि आया था जॉन मेलकम। देन मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने राजस्थान में 3 रियासतों की स्थापना की थी। पहली रियासत धौलपुर, दूसरी रियासत टोंक, तीसरी रियासत झालावाड़। धौलपुर 1803 में किरत सिंह, टोंक 1817 में अमीर खां पिंडारी, और झालावाड़ 1838 में जिसका नाम था मदन सिंह झाला। मैंने अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था बताई थी। मैंने कहा था 1818 में रेजिडेंट फॉर राजपुताना का पद बनाया गया था, और राजस्थान के एकमात्र रेजिडेंट फॉर राजपुताना थे जिनका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। मैंने आपको बताया था कि इनका मुख्यालय दिल्ली था। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में दरबार लगाया था और एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया था, और राजस्थान के पहले एजीजी बने थे मिस्टर इब्राहिम लोकेट। 1832 में मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। 1845 में माउंट आबू ले गए थे, और 1864 में 6 महीने का सिस्टम कर दिया था कि समर हेडक्वार्टर माउंट आबू और विंटर हेडक्वार्टर अजमेर। कुछ डाउट कॉमन देखें, मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर वो जयपुर वाली संधियों को निरस्त क्यों किया था, तो बैठा नहीं होगा अंग्रेजों के साथ, इनकी ट्यूनिंग, उन संधियों के नियम व शर्तें नहीं बैठी, तो नई प्रकार की संधि कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बच्चा कह रहा है कि डीओडी किसे कहते हैं ये बता दो। डीओडी का मतलब वीआईपी एंट्रेंस होता है। राज दरबारों में कई लोगों को वीवीआईपी टाइप के लोग होते थे जिन्हें दरबार में बहुत रेस्पेक्ट मिलती थी, उसे ड्योडी कहा जाता है। जैसे अकबर के दरबार में मान सिंह, अबुल फजल जैसे लोगों को कहीं आने जाने की परमिशन थी, है ना। अकबर अपने परिवार के बराबर ट्रस्ट इन लोगों पे करता था, उसको ड्योडी कहा जाता है। वीआईपी जो सबसे खास लोग होते थे उसको ड्योडी देना कहते थे, है ना। फिर मैं बात करूं तो कोई बच्चा कह रहा है सर 18 रियासतें आपने लिखवाई। देखो मैं समझा देता हूं आपको। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, जिसमें से 3 अंग्रेजों ने बनाई थी, तो संधियां टोटल रियासतों के साथ हुई जिनका नाम है 16। 3 मैंने बताई थी, धौलपुर, टोंक और झालावाड़ अंग्रेजों ने बनाई थी, तो संधियां होनी थी 16 के साथ। अब सुनो, देखो मैंने आपको टोटल रियासतों की संधियां लिखाई 15, और उनको आप 3 साथ में जोड़ लो तो 18 हो जाएगी। यानी आप एक रियासत मिसिंग ढूंढ रहे हो, वो रियासत है बेटा शाहपुरा। कौन सी रियासत? शाहपुरा। जो शाहपुरा रियासत है, उस शाहपुरा रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, लेकिन उस समय शाहपुरा जो रियासत है वो अपने ग्रे क्लेश में उलझी हुई थी। तो स्पष्ट इस समय शाहपुरा में कोई राजा नहीं था, है ना। और अंग्रेजों ने डायरेक्ट शाहपुरा को क्या किया था, एक्वायर किया था, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ये संधि हुई थी। तो शाहपुरा की संधि न तो कभी पूछी जाती है न कभी पढ़ी जाती है ना। बेसिकली आपको ईयर पूछ ले तो मैंने कहा था शाहपुरा 1818 में संधि करता है, तो इसमें एक शाहपुरा मिसिंग है, इस वजह से 18 है।
सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं टिप टॉप से। और आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको आप हिंदी में कहते हो मेरे लाडलो 1857 की क्रांति। मैं क्रांति की बात करूं तो मैं सबसे पहले क्रांति के सामान्य परिचय की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सामान्य परिचय। क्रांति का जनरल इंट्रोडक्शन क्या रहा था? मोनिका, मैं जाते जाते ये डाउट क्लियर करके जाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाए, मैं लास्ट में बता दूंगा कल की क्लास का क्या सीन रहेगा। इधर आ जाओ, इधर बात करते हैं अपन। सर भरतपुर के संस्थापक पूछे तो चूड़ामन, वास्तविक संस्थापक पूछे तो सूरजमल जाट। आ जाओ इधर। हाँ हरीश, मैं लास्ट में जाते बेटा जवाब दे के जाऊंगा आपके क्वेश्चन का, चिंता नहीं करनी है। कल की क्लास का क्या होगा लास्ट में बता के जाऊंगा। अभी सारे बच्चे जुड़े नहीं है, अभी आप पढ़िए। सामान्य परिचय की मैं बात करूं तो मैं कहूं कि जिस समय क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था बेटा लॉर्ड पैमस्टन। क्या नाम था? लॉर्ड पैमस्टन। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे बात करूं कि इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था बेटा लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। इस समय जो राजस्थान का एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर मैं बात करूं जो क्रांति का प्रतीक था वो था कमल का फूल और रोटी, या आप कह सकते हो चपाती। फिर मैं आपसे कहूंगा कि क्रांति की तय तिथि, कि क्रांति की तय तिथि तो मैं कहूंगा तय किया गया था कि 31 मई 1857 को क्या की जाएगी? क्रांति की जाएगी। कितनी तारीख को? 31 मई 1857 को क्या की जाएगी? क्रांति। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि क्रांति की शुरुआत तो दो बात करेंगे अपन कि क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई और क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब हुई। मैं भारत की बात करूं तो भारत में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से, और राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से।
क्लियर सी बात। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी, क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं होता बेटा, डिसाइड कर लिया। अब हम पूछ सकते हैं कि बीजेपी का प्रतीक कमल का फूल क्यों है या कांग्रेस का प्रतीक हाथ क्यों है। दैट्स नॉट फेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतीक चिन्ह थे, चुन लिए गए थे। ध्यान रखना, क्रांति की शुरुआत भारत में कब? 10 मई 1857। कौन सी छावनी? मेरठ छावनी। राजस्थान में 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। अब मैं बात करता हूं क्रांति का तत्कालिक कारण। बात करता हूं क्रांति के तत्कालिक कारणों की। सबसे पहले कारण पे आऊंगा। तो बेटा, अंग्रेजों ने पहले सैनिकों को एक बंदूक दे रखी थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। अब उसके स्थान पर एक नई बंदूक दी जिसका नाम था एनफील्ड। उस एनफील्ड के जो कारतूस होते थे, जो गोली होती थी, उसमें चिकनाहट के लिए ऐसा कहते हैं गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। और गाय की चर्बी, हिंदू धर्म के लोग गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, तो उनके धार्मिक भावना को प्रभावित करती है। और सुअर को इस्लाम में बहुत अपवित्र माना जाता है, तो उनकी भी धार्मिक भावना प्रभावित होती थी। तो जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने इस बात का क्या किया? विरोध किया। इस वजह से अपने यहां पर क्या हुई थी? क्रांति। तो ध्यान रखना बेटा, अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी। एनफील्ड राइफल दी जिसके कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी थी। आगे बात समझ में। और उस गाय और सुअर की चर्बी से हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावना क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी या प्रभावित हो जाती थी। बनवारी कुमावत, ये पढ़ाने से पहले समझा दिया था मैंने सारी चीजें, है ना, क्यों नहीं है, क्या नहीं है। अब क्लास में लेट आए हो बेटा, उसका तो क्या करेंगे। बात करते हैं अपन क्रांति के दौरान राजस्थान की सैनिक छावनियां। क्रांति के दौरान राजस्थान की सैनिक छावनियां। मैं बात करूं क्रांति के दौरान की सैनिक छावनियों की, तो अपनी क्रांति के दौरान राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी बेटा। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी? तो ध्यान, नाम, पहला नाम नसीराबाद। कौन सी सैनिक छावनी? नसीराबाद। कहां पड़ती है जगह? तो अजमेर। दूसरी सैनिक छावनी नीमच। कहां पड़ती है जगह? एमपी। तीसरी सैनिक छावनी देवली। कहां पड़ती है जगह? टोंक। चौथी सैनिक छावनी एरिनपुरा। कहां पड़ती है जगह बेटा? तो ध्यान रखना, पाली में। पांचवी सैनिक छावनी ब्यावर। पुराने जिलों के हिसाब से अजमेर में, नए जिलों के हिसाब से ब्यावर खुद डिस्ट्रिक्ट है। और अंतिम सैनिक छावनी खेरवाड़ा।
कहां पड़ती है? तो उदयपुर में। राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। 6 सैनिक छावनी क्या होती है? तो वह जगह जहां पर सेना रहती है उसको सैनिक छावनी कहते हैं। जैसे जोधपुर में सैनिक छावनी है, सूरतगढ़ सैनिक छावनी है। रेलवे स्टेशन नहीं पड़ते क्या? दिल्ली कैंट, जोधपुर कैंट, कैंटोनमेंट, है ना, वहां पर सेनाएं रहती है तो सैनिक छावनी कहलाती है। कुल कितनी? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। जिसमें से 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था। नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा। 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। कहां कहां पर? तो ध्यान रखना बेटा, ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई। कहां कहां पर? तो ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी। बनवारी बेटा ऐसे क्या कर रहे हो? बनवारी नाम है, एक बंवरी नाम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बनवारी सा दिखाई दे रहा है दूर से। कुमावत जो नाम सरनेम में है ना। तो बेटा मैंने ये बात अभी क्लास शुरू होने से पहले आपको समझा दी थी। आप जब वीडियो खत्म हो जाए एक बार शुरू से वापस देख लेना, आप थोड़े लेट जुड़े थे, है ना। हाँ बिल्कुल सुभाष, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इधर आ जाओ। राजस्थान में सैनिक छावनियां 6, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। जिसमें ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी। फिर मैं आगे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि एक एक छावनी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा नसीराबाद छावनी के बारे में। तो जगह मैंने पीछे ब्रैकेट में लिखा दी थी कि नसीराबाद कहां है? अजमेर में है। इसकी स्थापना 1818 में हुई थी। कौन से साल में? 1818 ईस्वी में क्या हुई थी? स्थापना। और स्थापना की थी डेविड ऑक्टरलोनी ने। किसने? डेविड ऑक्टरलोनी ने स्थापना की। डेविड ऑक्टरलोनी की एक उपाधि थी नासिर। कौन सी उपाधि? नासिर। और अजमेर की सुरक्षा के लिए एक छावनी बनानी थी तो उन्होंने पास के एरिया में एक छावनी बना दी। अब बोला साहब इस छावनी का क्या नाम रखें? तो उनकी उपाधि नासिर थी। नासिर शब्द का मतलब होता है रक्षक। तो वहीं से उस जगह का नाम क्या पड़ा? नसीराबाद। उन्होंने कहा साहब इस जगह को नसीर ने आबाद किया, नासिर ने आबाद किया, तो इस जगह का नाम क्या है? नासिराबाद। किसने? डेविड ऑक्टरलोनी ने इनको नाम दिया था। फिर मैं बात करूं नीमच। नीमच की छावनी अपन नहीं पढ़ते क्योंकि एमपी में पड़ती है। अपन सीधा पढ़ेंगे देवली छावनी। नीमच अपने इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि नीमच देवली में पड़ती है, सॉरी नीमच एमपी में पड़ती है। और अपन नीमच की छावनी का विद्रोह जरूर पढ़ेंगे। सर राजस्थान की क्रांति है तो नीमच क्यों है? मैंने कल भी बताया था कि राजस्थान वर्तमान से बहुत बड़ा था। मध्य प्रदेश का नीमच, रतलाम और मंदसौर वाला एरिया हमारा हिस्सा हुआ करता था, है ना। अपन देवली छावनी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मैं कहूंगा किसकी स्थापना हुई थी? 1838 में। और हाड़ौती की सुरक्षा के लिए एक सेना बनाई गई थी, कोटा कंटेंजेंट। तो उस कोटा कंटेंजेंट नाम की सेना का मुख्यालय था देवली। कोटा, बूंदी, झालावाड़ वालों की सुरक्षा के लिए सेना बनाई गई थी कोटा कंटेंजेंट। और उस कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय कहां था? देवली। और स्थापना कब हुई थी? 1838 में। फिर मैं बात करूं देवली के बाद में एरिनपुरा। स्थापना हुई थी 1835 में।
संस्थापक रहे थे जिनका नाम था मेजर डाउनिंग। क्या नाम था? मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग का इंग्लैंड में जिस जगह पर जन्म हुआ, इनके जन्म स्थान का नाम एरन था और इन्होंने इस जगह का नाम एरन रखा। लेकिन हम भारतीयों को पूरा बुरा नहीं लगे तो फीलिंग आती है। आगे बात समझ में? तो हमने इसके नाम के पीछे पूरा जोड़ दिया और हमने एरन शब्द को एरिनपुरा बना दिया। फिर मैं बात करूं तो एक सेना थी जिसका नाम है जोधपुर लीजियन। उस जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था, 1835 में ही बनी थी। मेजर डाउनिंग ने सेना बनाई थी जोधपुर लीजियन। उसका हेडक्वार्टर के तौर पर किसको एस्टेब्लिश किया गया था? एरिनपुरा को। सर डांटना मत, इष्ट देवी भी थी मतलब काय की इष्ट देवी? समझा नहीं मैं, पूरा लिखो सवाल। दिशांत, आपका डाउट मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, आपका वापस कमेंट कोई मतलब नहीं, मैं भी बता चुका हूं जब आपने पहली बार कमेंट किया था तब। आ रहा हूं अगली सैनिक छावनी पे जिसका नाम है ब्यावर। ब्यावर वाले एरिया में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था मेर। वो इस क्षेत्र में लूटपाट करते थे, तो उनसे सुरक्षा के लिए एक बटालियन बनाई गई थी जिसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन। उसका मुख्यालय था 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। इन सब छावनियों के संस्थापक अंग्रेजों ने बनाई थी, हमारी संधियां थी अंग्रेजों के साथ में, है ना? तो अंग्रेज ही होंगे संस्थापक। सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी तो अंग्रेज ही सेना बनाएंगे ना भाई। शिव कुमार कह रहा आपकी लास्ट क्लास है। क्यों बेटा, दाब गया क्या? लास्ट क्यों है? अभी बहुत सारी सी क्लासें बाकी है ना? रोहित ओझा, पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करनी, लास्ट में, है ना? पढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करनी, छोड़ा कुछ भी नहीं है मैंने। और इसकी स्थापना करने वाले संस्थापक थे जिनका नाम था मेजर डिक्सन। क्या नाम था? डिक्सन। लूटपाट वाला एरिया था तो इस जगह पर एक बोर्ड लगाया गया था इंग्लिश में, बी अवेयर, कि सावधान रहे। और हम इस बी अवेयर शब्द को पढ़ते पढ़ते इस क्षेत्र को क्या कहना शुरू कर दिया? ब्यावर कहना शुरू कर दिया था। फिर बात करूं खेरवाड़ा। उदयपुर वाले मेवाड़ वाले क्षेत्र में एक जनजाति थी भील, और भील इस क्षेत्र में लूटपाट करते थे, जिससे सब अंग्रेज ये चाहते थे कि इस लूटपाट को कैसे रोकी जाए। तो एक अधिकारी भेजा गया जिसका नाम था आउटडर्म, और उस आउटडर्म ने 1837 में अपनी रिपोर्ट दी। इसके आधार पर अठारह सौ 41 में मेवाड़ भीलकोप का गठन हुआ, कोर कह सकते हो, गठन हुआ, जिसको एमबीसी बी कहा जाता है। और ये जो मेवाड़ भील कोर थी, इसका मुख्यालय था एरिनपुरा, सॉरी, इसका मुख्यालय था खेरवाड़ा। लास्ट
एक अलग सैनिक छावनी अपनी राजस्थान में, नोट मान लो तुम इसको, इनके साथ कंसीडर नहीं करेंगे तो ध्यान रखना। 1835 में शेखावटी ब्रिगेड का गठन हुआ। शेखावटी ब्रिगेड का गठन हुआ जिसका मुख्यालय झुंझुनू था। कहां पर था? झुंझुनू था। बात कर लेते हैं सारी की सारी वापस। नसीराबाद छावनी की स्थापना 1818 में हुई थी और संस्थापक रहे थे डेविड ऑक्टरलोनी। देवली छावनी की स्थापना 1838 में हुई थी और यह कोटा कंटेंजेंट नाम की एक सेना का मुख्यालय था। एरिनपुरा स्थापना 1835 में हुई थी, संस्थापक मेजर डाउनिंग थे। जोधपुर लीजियन नाम की एक सेना बनी थी और उसका क्या था? मुख्यालय। अगला ब्यावर 1822 में गठित हुई थी, मेरवाड़ा बटालियन उसका मुख्यालय था, संस्थापक रहे थे मेजर डिक्सन। खेरवाड़ा आउटडम ने 1837 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर एक मेवाड़ भीलकोर या मेवाड़ भीलकोप नाम के सेना की स्थापना की गई थी और इस मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय था खेरवाड़ा। फिर 1835 में शेखावटी ब्रिगेड का गठन हुआ था जिसका मुख्यालय था झुंझुनू। अब हम आगे बात करते हैं तो अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहला विद्रोह कहां पर हुआ था? राजस्थान में शुरुआत। तो राजस्थान में शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, तो हम कहेंगे नसीराबाद का विद्रोह। सुनो, एक छावनी थी नसीराबाद, वहां पर हमारे सबसे पहले विद्रोह हुआ था। अब हुआ क्या था समझना। अजमेर में एक सेना थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारत में क्रांति 10 मई को शुरू हो चुकी थी। तो भारत के गवर्नर जनरल ने सब प्रांतों में लेटर भेजे और सबको कहा भाई देखो मेरठ में क्रांति हो चुकी है तो प्लीज आप अपने अपने क्षेत्रों को कंट्रोल में रखना। इन्होंने कहा ठीक है सब रखेंगे। अब हुआ ये कि अजमेर में एक सेना है जिसका नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारत में सबसे ज्यादा प्रभावी क्रांति बंगालियों ने की थी, तो उनसे खतरा था। तो बोला एक काम करो, इनको अजमेर से हटा दो, ये कल को कोई क्रांति व्रांति करेंगे, अजमेर पे कब्जा कर लिया तो पूरा मामला ही गड़बड़ कर देंगे। तो हटा के कहां भेजें? बोला इनको भेज दो नसीराबाद। तो नसीराबाद में 3 सैनिक छावनियां थी, मैं बात करता हूं। नसीराबाद में मौजूद सेनाएं, नसीराबाद छावनी में कौन कौन सी सेनाएं मौजूद थी बात करते हैं। तो एक सेना थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरी सेना थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और तीसरी सेना थी बॉम्बे लांसर्स। कितनी? 3। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स। अब सुनो, ये जो बॉम्बे लांसर्स है ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थी और ये दोनों बंगाल वाली यहां पे क्या करेगी? क्रांति। अब शुरुआत कैसे हुई? तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाले अजमेर से आए थे नसीराबाद, लेकिन इन पर शक था कि ये क्रांति कर सकते हैं। कारण था एक तो बंगाली थे, पर बंगाली तो 30वीं वाले भी थे, लेकिन 15वीं वाले मेरठ से आए थे। तो ऐसा था कि यार हो सकता है मेरठ वालों के साथ रहे हो और मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई तो कुछ विचारधारा इनकी भी वैसी रही हो। तो ये नसीराबाद पहुंचे तो नसीराबाद छावनी के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कहा यार इनके हथियार जब्त कर लो, ठीक है। और बॉम्बे लांसर्स वालों को कहा कि आप इनका ध्यान रखो। अब बॉम्बे लांसर्स वालों ने इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया।
कहीं भी बैठे होते तो बॉम्बे लांसर्स वाले ध्यान रखते, ये बात करते तो इनको पूछते क्या बात कर रहे हो, और इनको ये बहुत बुरा लगा। यहां तक तो ये पचा गए। लेकिन जब अंग्रेजों ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों को कहा कि आप अपने हथियार जमा कराओ, तो किसी भी सैनिक के हथियार जमा करना उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। और इन्होंने कहा हथियार जमा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो अपन यहां पर क्रांति कर ही देते हैं। तो 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी। कितनी तारीख को? तो 28 मई 1857 को। कौन सी सेना? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और उन सैनिकों ने किसको नेता मान लिया? बख्तावर सिंह को, और यहां पर कर दी क्रांति। अब इन्होंने क्या क्या किया तो ध्यान रखना। क्रांतिकारियों ने दो लोगों को मार दिया था। एक का नाम था कर्नल न्यूबेरी और दूसरे का नाम था कैप्टन स्पॉटिसवुड। क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबेरी तथा कैप्टन स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी। दो अधिकारियों को सल्टाया साहब सबसे पहले। क्या क्या नाम? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। दो जनों को पीट पीट के घायल कर दिया। एक का नाम था लेफ्टिनेंट लोक तथा एक व्यक्ति था कैप्टन हार्डी। घायल हो गए थे। अब यहां से जान बचाकर ये ब्यावर की तरफ भाग रहे थे। कहां भाग रहे थे? ब्यावर की तरफ भाग रहे थे। और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था बेटा कर्नल पेनी। क्या नाम था? कर्नल पेनी। रास्ते में उस कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया था और उस कर्नल पेनी की भी क्या मौत हो गई थी। तो ध्यान रखना, कर्नल पेनी की ब्यावर जाते समय हृदयाघात से मृत्यु हो गई। किसकी? कर्नल पेनी की। फिर ये सब तो भाग गए। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाले सैनिक गए 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों के पास और बोला भाई तुम्हारा क्या विचार है, कोई क्रांति व्रांति करने का प्रोग्राम है? उन्होंने कहा साहब बिल्कुल है। तो 30 मई को तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई। क्रांतिकारी सब दिल्ली की तरफ चले गए थे। कारण था कि बहादुर शाह को ये सब अपना क्या मान रहे थे? लीडर मान रहे थे। और क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए। फिर आगे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि साहब
एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन हिथकोट। तो कैप्टन हिथकोट ने इनका पीछा किया पर गिरफ्तार करने में असफल रहा। पीछा किया लेकिन असफल रहा। पकड़ तो नहीं पाया था। कौन? कैप्टन हिथकोट। फिर एक बात और ध्यान रखनी है, एक अंग्रेज अधिकारी था यहां पर नसीराबाद छावनी में जिसका नाम था मेजर प्रिचार्ड। तो ध्यान रखें, मेजर प्रिचार्ड की पुस्तक और उस मेजर प्रिचार्ड की किताब का नाम था म्यूटनिंग इन राजपुताना। म्यूटनिंग इन राजपुताना किसकी किताब थी? मेजर प्रिचार्ड की किताब थी, और जिस किताब का क्या नाम था? म्यूटनिंग इन राजपुताना। यह हो गया अपने नसीराबाद का विद्रोह। रिवाइजन कर लेते हैं। तो नसीराबाद में 3 सेनाएं मौजूद थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्या कर दी थी? क्रांति कर दी थी। क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे। कर्नल पेनी की ब्यावर जाते समय हार्ट अटैक से क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। 30 मई 1857 को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई थी और क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए थे। कैप्टन हिथकोट ने इनका पीछा किया था लेकिन वह असफल रहा था। और यहां पर एक अधिकारी था मेजर प्रिचार्ड, उसने एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था म्यूटनिंग इन राजपुताना। अगला, नीमच का विद्रोह। नीमच की बात करें हम तो 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। अब साहब खबर पहुंची राजस्थान की बाकी सभी सैनिक छावनियों में, और सबसे पहले खबर आई नीमच कि भाई देखो राजस्थान में भी क्रांति हो चुकी है, अब तुम संभल के रहना। तो यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट। उस कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को सबको खड़ा किया और उनको कहा आप सब कसम खाओ कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। लेकिन एक सैनिक मोहम्मद अली बेग जो अवध का रहने वाला था, उसने कहा साहब हम तो कसम नहीं खाएंगे। कसम आपने भी खाई थी अवध में वाजिद अली शाह वाले मैटर में, लेकिन फिर भी आपने अवध का विलय कर लिया ना, तो साहब हम तो क्रांति करेंगे। तो 2 जून की तारीख को वो मोहम्मद अली बेग कसम खाने से मना कर देता है। तो ध्यान रखना, 2 जून 1857 को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलवाई। मोहम्मद अली बेग कहां का रहने वाला? अवध का रहने वाला। और उस मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया, बोला साहब मैं तो शपथ नहीं लूंगा। फिर 3 जून को इन्होंने हीरा सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्रांति कर दी। कितनी तारीख को? 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या कर दी थी? क्रांति कर दी थी। और एक पद होता है बेटा सार्जेंट,
पद होता है, ध्यान रखना, नाम नहीं है, पद है। और एक सार्जेंट और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। एक सार्जेंट तथा उसके परिवार की हत्या कर दी, मार दिया था। किसको? एक सार्जेंट और उसके परिवार को। फिर आगे बात करता हूं। तो अब हम क्रांति को दो भागों में बांट देंगे, एक सैनिकों ने क्या क्या किया और एक इसके जवाब में अंग्रेजों ने क्या क्या किया। पहले हम बात करते हैं सैनिकों ने क्या क्या किया। तो ध्यान रखना, शाहपुरा पहुंच गए थे ये। तो शाहपुरा के एक राजा हुए थे लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की क्या की थी? सहायता की थी। लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की थी। फिर आगे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि यहां से आगे बढ़े। टोंक में एक जगह पड़ती निम्बाहेड़ा, वहां पर पहुंचे थे। निम्बाहेड़ा में इन क्रांतिकारियों का जन स्वागत हुआ। ध्यान रखना बेटा, निम्बाहेड़ा वर्तमान में चित्तौड़ में जगह पड़ती है, लेकिन उस समय के हिसाब से टोंक रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो निम्बाहेड़ा में कहां पर? निम्बाहेड़ा में क्या हुआ था? तो क्रांतिकारियों का जन स्वागत हुआ था। क्या हुआ था? क्रांतिकारियों का जन स्वागत हुआ। क्लियर सी बात? निम्बाहेड़ा में जन स्वागत हो गया। क्रांतिकारी यहां से आगे बढ़े और क्रांतिकारी यहां से देवली छावनी में पहुंच गए थे। तीसरी छावनी अपनी देवली थी, वहां पर पहुंचे थे। कितनी तारीख को? 5 जून को। तो ध्यान रखना बेटा, 5 जून को क्रांतिकारी देवली छावनी पहुंचे। कहां पहुंच गए थे? देवली छावनी पहुंचे थे। ध्यान रखना, देवली छावनी में कोई अलग से विद्रोह नहीं हुआ था। देवली छावनी में विद्रोह यही था कि ये देवली छावनी वाले जो सैनिक थे ये नीमच वालों के साथ मिल गए थे। तो ध्यान रखना, देवली छावनी की महिदपुर टुकड़ी इन सैनिकों के साथ मिल गई। देवली छावनी की महिदपुर टुकड़ी नीमच छावनी के सैनिकों के साथ जुड़ गई और इन्होंने कहा साहब हम भी आपके साथ हैं। अलग से कोई विद्रोह नहीं हुआ, साथ जुड़ गई। अब सुनो, देवली छावनी में पहले मैंने लिखवाया था कोटा कंटेंजेंट नाम की सेना थी, वो तो ऑलरेडी मथुरा थी। और दूसरी छोटी मोटी टुकड़ी थी महिदपुर टुकड़ी, वो भी इनके साथ चली गई। तो ऐसे में देवली छावनी में जहाजपुर के 400 मीणाओं को भर्ती किया गया। देवली छावनी में जहाजपुर के 400 मीणा सैनिक भर्ती किए। और इस 400 सैनिकों की टुकड़ी को मीणा बटालियन कहा जाने लगा। इसका नाम मीणा बटालियन रखा। और 1921 में इनसे
मीणा कॉर्प्स का गठन किया गया। मीणा कॉर्प्स का गठन हुआ। बाद में इसी मीणा बटालियन का नाम बदल कर क्या कर दिया था, मीणा कॉर्प्स कर दिया था। तो ध्यान रखना मीणा कॉर्प्स का गठन कब हुआ था, 1921 में। और किससे गठन किया था, तो ध्यान रखना बेटा मीणा बटालियन से गठन किया था। यहां क्रांति कौन कर रहा था, भारतीय सैनिक ही कर रहे थे, सब जगह अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। शंकर कह रहा है क्रांति किस किस के बीच हो रही थी, भारतीय सैनिकों के और अंग्रेजों के बीच हो रही थी। जन स्वागत क्या होता है, जनता स्वागत कर रही है, जन स्वागत। आगे बात समझ में। 1921 में मीणा कॉर्प्स का क्या हो गया, गठन, और क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए। क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। ये तो हो गया अपने क्रांतिकारियों ने क्या किया गया। क्रांतिकारी जब नीमच से निकले थे तो शाहपुरा पहुंचे थे, वहां लक्ष्मण सिंह ने इनकी मदद कर दी थी। नीमाहेड़ा में इनका जन स्वागत हो गया था। 5 जून को देवली छावनी पहुंच गए थे। देवली छावनी की मैदपुर टुकड़ी नीमच छावनी वाले सैनिकों के साथ जुड़ गई थी। देवली छावनी में जाजपुर के 400 मीणाओं को भर्ती किया, उनका नाम मीणा बटालियन रखा। लेकिन 1921 में इन्हीं में से मीणा कॉर्प्स का क्या हुआ, गठन हुआ, और क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए। कहां चले गए, क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। अब बात करो, नीमच के पास में मेवाड़ पड़ता था। तो इस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था सीएल सोवर्स। सीएल सोवर्स उदयपुर से रवाना हुए कि भाई अब नीमच जाना है, और नीमच में जो विद्रोह चल रहा है उस स्थिति को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो सीएल सोवर्स जब मेवाड़ से आए तो मेवाड़ से मेवाड़ रियासत के 2 सेनापति और साथ आए। एक का नाम था अर्जुन सिंह सहीवाल और एक का नाम था बख्श सिंह बेदला। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सीएल सोवर्स, अर्जुन सिंह सहीवाल तथा बख्श सिंह बेदला के साथ मेवाड़ पहुंचे। किस किस के साथ, अर्जुन सिंह साहिवाल और बख्श सिंह बेदला के साथ मेवाड़ पहुंचे। सर अगर निम्बाड़ा का क्वेश्चन आएगा तो उसमें टोंक करेंगे या चित्तौड़गढ़, मतलब निम्बाड़ा छावनी, सॉरी निम्बाड़ा जगह वर्तमान में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा सीमेंट उद्योग चित्तौड़ में, और उस समय पूछेगा किस रियासत का हिस्सा था, तो टोंक रियासत का हिस्सा था, है ना। पर ऐसे सवाल कभी नहीं पूछते जिसमें आपस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाए। नाम पूरा लिखा करो, पूरा मतलब सीएल सोवर्स का पूरा नाम मुझे ही नहीं पता, किताबें सिर्फ सोवर्स लिख के छोड़ देती है। मैंने अलबत्त सी और एल तो बताया। अब अंग्रेज इतने ज्यादा हैं बेटा, अब किस किस का नाम ध्यान रखें, है ना, किताबों में भी नहीं लिखा हुआ मिलता है। बख्श सिंह बेदला, हाँ एक ही आदमी है, बख्श सिंह बेदला, है ना। तो यहां पहुंचे। अब सुनना, नीमच छावनी के 40 अंग्रेज परिवारों ने 40 अंग्रेज परिवारों ने डूंगड़ा गांव में एक आदमी था रूगाराम जी, उनके पास शरण ली। रूगाराम जी के पास शरण ली, क्योंकि नीमच में क्रांति हो गई थी। तो ये यहां से कहां चले गए थे, डूंगड़ा चले गए थे। और वहां रूगाराम जी को बोला यार आप हमारी हेल्प करो और हमें कुछ दिन यहां पर रहने की क्या दो, परमिशन दो। तो फिर सोवर्स ने इन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर भेजा। इन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर भेजा। वहां पर मेवाड़ महाराणा
स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महलों में शरण दी। जगमंदिर महलों में क्या दी थी? शरण दी थी। आगे बात समझ में। और सोवर्स ने नीमच के विद्रोह को नियंत्रित किया। सोवर्स ने नीमच के विद्रोह पर नियंत्रण किया। एक बात और ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं, महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो इन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। बात कर लेते हैं एक बार वापस कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सीएल सोवर्स अर्जुन सिंह साहिवाल और बक्सिंग बेदला को लेकर नीमच पहुंचा। गलती से लिख दिया, सॉरी शक्तिमान। कहां पहुंचा? नीमच। नीमच पहुंचा और नीमच छावनी के 40 अंग्रेज परिवार वहां से भागकर डूंगला चले गए थे और डूंगला में रूगाराम जी के पास इन्होंने शरण ले ली थी। सोवर्स ने इस अंग्रेज परिवारों को उदयपुर भेज दिया था और वहां पर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर के महलों में क्या दे दी थी? शरण दे दी थी। सोवर्स ने नीमच के विद्रोह को क्या कर दिया था? नियंत्रित कर दिया था। और स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? दोस्ती लंदन। क्या बेटा, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सीएल सोवर्स सही है ना? है ना? सर राजा इनको शरण देते थे तो क्रांतिकारी इनके अगेंस्ट नहीं होते थे क्या? क्रांतिकारी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता था? राजतंत्र था बेटा, लोकतंत्र थोड़ी था कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनको वोट नहीं मिलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता था राजाओं का। अंग्रेजों के साथ संधियां थी, राजाओं की अंग्रेजों की दोस्तियां थी, तो राजा और अंग्रेज तो एक साथ ही थे। कल शाम को अपनी क्लास होगी 6:30 से 8, ये ध्यान रख लेना बेटा। कल शाम को अपनी क्लास रहेगी 6:30 से लेकर 8 बजे तक। संडे है फिर भी क्लास होगी, है ना, क्योंकि आगे मैं वीक में 2 दिन के लिए छुट्टी चला जाऊंगा। क्लियर बात? मिलते हैं कल शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।